Hello everyone, welcome to the class. Aman, good evening. सुखवीर जी, वेलकम टू द क्लास. ऑलमोस्ट 2 दिन बाद मिल रहे हैं हम, है ना. पहले मुझे वॉइस बताओ, वॉइस आ रही है? क्लियर करो जल्दी. वॉइस बताओ, आ रही है? गंगाधर जी, वेलकम टू द क्लास. वॉइस बताओ, वॉइस क्लियर है? मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ. ठीक है. तो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था लिरिकल बैलेड्स. ठीक है, क्योंकि आपके टॉपिक में भी है, बेसिकली आपके सिलेबस में भी है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. हाँ जी जगदीप जी, वेलकम टू द क्लास. और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा कहा जाता है कि लिरिकल बैलेड्स 1798 में आया था. ठीक है, फर्स्ट जो इसका एडिशन था, फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था. ये बहुत बार पूछ लेता है. जॉर्ज, हेलो, वेलकम टू द क्लास. अब मुझे आप ये बताओ कि सेकंड एडिशन इसका कब आया था, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये बात पता होगी. अब तक काफ़ी लोग इसको गो थ्रू कर चुके होंगे, तो आज इसको मैं आपके आइडियाज़ के साथ बताऊंगी, इनकॉर्पोरेट करके. बताओ मुझे कि आपने सुना है कि इसका सेकंड एडिशन आया था. फर्स्ट तो 1798 में आया था. सेकंड एडिशन बताओ कि कब आया था. अश्वसी जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. गुरप्रीत जी का और अमन का आंसर आया 1800. 1800 में सेकंड एडिशन जब आया था, इसमें एक और चीज़ ऐड हुई थी. देखो, ये अपने साथ एडिशन किस चीज़ का लेकर आया था? प्रीफेस का. ठीक है, बहुत बार ये पूछ लेता है कि लिरिकल बैलेड्स केम इन 1800 विद डैश, तो आपको ऑप्शन में ये प्रीफेस दिया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है. इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है. अमन का और जगदीप जी का भी आंसर आया 1800. ठीक है. अब लिरिकल बैलेड जो है वो कलेक्शन ऑफ पोम्स है, अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1798 में आया था. सेकंड ये है कि प्रीफेस के साथ आया था. थर्ड है कि जो कलेक्शन है इसमें, ठीक है, वो 2 लोगों की है. फर्स्ट वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट जो है वो है कोलरिज. अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कहा जाता है कि टोटल 23 पोम्स है. ठीक है, इसमें से वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी हैं? हाँ जी जॉर्ज, हाँ सही कह रहे हो आप. सुखवीर जी का भी आंसर आया 1800. वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोम्स इसमें दी हैं? ऑप्शन देखो, 18 है या 19 है, इसमें से बताओ. ऑप्शन दे दिया मैंने आपको. इन 23 पोम्स में से जो क्रेडिट है वर्ड्सवर्थ का वो क्या है? 18 पोम्स है या 19 है? जगदीप जी कह रहे हैं 4 कोलरिज, यानी कि जो रेस्ट है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. नाइनटीन वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज कह रहे हैं 23 टोटल. संजू जी वेलकम टू द क्लास. रमनप्रीत कौर वेलकम टू द क्लास. अमन, सुखवीर जी और रमनप्रीत कौर तीनों का आंसर करेक्ट है ना. उससे पहले भी करेक्ट दिया है आंसर. देखो, ऐसा कहा जाता है कि इसमें से 19 जो पोम्स थी वो वर्ड्सवर्थ की कलेक्शन में से ली गई थी, और जो 4 थी वो कोलरिज की थी. बहुत बार ये भी पूछ लेता है. ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि 23 का मतलब है 19 + 4. मोनिका जी वेलकम टू द क्लास. करेक्ट आंसर दिया है आपने. अब पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं. बहुत जगह आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, मेरे को ऐसा लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी, दीपू इंदू जी वेलकम टू द क्लास. दीप इंदू जी कह रहे हैं मेरा नाम अखविंदर है. ठीक है जी, वेलकम टू द क्लास. मोनिका जी हाँ जी, 19 जो आंसर था आपका वो करेक्ट था. हाँ जी गुरप्रीत जी, 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 लिखी थी कोलरिज ने. देखो,
ऐसा कहा जाता है कि जो लिरिकल बैलेड्स है ये इस एज का रोमांटिक मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो का मतलब हो गया कि जैसे आज पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें वो अपना एजेंडा लिखते हैं कि क्या वो आने वाले फ्यूचर में अगर उनकी पार्टी आती है तो वो करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से प्लस पॉइंट्स होते हैं। सेम ऐसा कहा जाता है कि रोमांटिक एज में लिरिकल बैलेड जो कि 1798 में आया था, ये रोमांटिक मैनिफेस्टो था। रोमांटिक मैनिफेस्टो इसलिए क्योंकि इसमें किस तरीके की पोएट्री होनी चाहिए एंड किस तरीके का पोएट एज अ सेंसिटिव पर्सन होता है, ठीक है। पोएट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई गई थी, प्लस लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ठीक है। इससे पहले लोग ये कहते थे कि जो नियो क्लासिसिस्ट लिखते थे, जैसे पोप हुए, ड्राइडन हुए, इवन जॉनसन भी थे जो पिछली एज के थे, और स्विफ्ट, वो अपनी लैंग्वेज को, चाहे बैटल ऑफ बुक्स पढ़ लो, टेल ऑफ टब पढ़ लो, एब्सलम एंड अकीटोफेल पढ़ लो, या फिर द रेप ऑफ द लॉग जो अलेक्जेंडर पोप की है उसको पढ़ लो, तो जो लैंग्वेज थी ना वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल थी। तो वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि पोएट अगर बहुत सोच समझ के लिखता है तो उसकी पोइट्री की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसमें हरप्रीत जी वेलकम टू द क्लास, रेनू जी वेलकम टू द क्लास। तो इसमें जो बेसिक बात की गई है वो ये कि पोइट्री वो है जो कॉमन लोगों तक पहुंच जाए, आसानी से कॉमन लैंग्वेज में समझ आ जाए। पोएट वो है जो ह्यूमन नेचर की जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में लिखे, ठीक है। इस बारे में बात की गई है। तो रोमांटिक मैनिफेस्टो था ये, पोएट्री, पोएट के बारे में बात की गई है। प्लस एक और चीज़ वर्ड्सवर्थ ने कही है वो ये कि उसका लिखने का ये पर्पस था कि ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक अवे द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो क्लासिसिस्ट। जो नियो क्लासिकल एज थी उसके कॉन्सेप्ट से वो बाहर आना चाहता था। नियो क्लासिकल पोएट्री में अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसे हम कहते हैं ना डेकोरेटिव लैंग्वेज, कि बहुत ज़्यादा इनकी लैंग्वेज डेकोरेटेड होती थी, ठीक है। हाँ जी अमन, पोएट जो है ह्यूमन टू ह्यूमन बात की गई है। वीरपाल जी वेलकम टू द क्लास, एवलास वेलकम टू द क्लास, ठीक है। तो 3 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लैंग्वेज पे, पोएट्री पे, पोएट पे। और कोई कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है वो बताओ। आर्टिफिशियलिटी, डेकोरेटेड लैंग्वेज, या फिर इसे ओवर डेकोरेटिव भी कहते हैं, ओवर इलैबोरेटेड, जिसे कहते हैं ना एग्जैजरेट करना, कि छोटी सी बात थी लेकिन उसको 2-4 पेजेस में बताया गया है, ठीक है। और कुछ पॉइंट अगर आपको लगता है तो इंक्लूड करो। ममन जी वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अभी किसी का मैसेज तो आया नहीं है। अमन कह रहा है फेजेस ऑफ पोइट्री। हाँ जी हाँ जी, पोइट्री के फेजेस जो हैं वो इमोशन से या फीलिंग से ज़्यादा है ना, वो भी करती हूँ डिस्कस, कि पोइट्री को बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, करती हूँ अभी डिस्कस। लेकिन अभी यहाँ बताओ, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, फेजेस में आते हैं अभी। अब वर्ड्सवर्थ ने क्या है कहा है कि बेसिकली जो वर्ड्सवर्थ का पर्पस था इसका लिखने का, वो क्या चीज़ थी जो वर्ड्सवर्थ लिखना चाहता था, उसके पीछे लिरिकल बैलेड्स में ऐसा क्या था कि इससे पहले वाली पोइट्री की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। पहला पॉइंट, ममन जी का लास्ट मैसेज आया, इसमें जो इसने इंक्लूड किया है वो है इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस। कहाँ से है? कॉमन लाइफ से है, जो हमारे डे टू डे लाइफ है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो सफरिंग्स है ना, जिस तरीके का पेन हम टॉलरेट करते हैं उसके बारे में बात की है, यानी कि सिचुएशन एंड इंसिडेंट्स जो हैं वो कॉमन लाइफ के हैं,
रेणु जी कह रहे हैं फीलिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट। हाँ जी, जबकि 18th सेंचुरी में क्या था, दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्लॉट। जो समरी हुआ करती थी, जो एक्शंस हुआ करते थे कैरेक्टर के, वो उन पे ज्यादा फोकस करते थे, यही डिफरेंस था। नेक्स्ट है फीलिंग्स, जिसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। उनके बारे में कहा गया है कि वो जो है ना, वो नेचुरल लैंग्वेज पे ज़्यादा कंसीडर करते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज जो कि नॉर्मल पर्सन यूज करता है, यूज्ड बाय मैन। एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, एक लार्ज नंबर ऑफ कॉमन मैन जो यूज करता है लैंग्वेज, उसकी बात की गई है। ऐसा कहा जाता है कि पोइट्री तो वो लोग लिखते हैं जिनको कि बहुत अच्छी किसी समझ की मतलब कमांड होती है, जो कहते हैं ना कमांड ओवर लैंग्वेज, कि पोएट वही होता है जिसको पता होता है कि सिनोनिम क्या लिखना है, इसका मिलता जुलता, वो कॉमन लैंग्वेज में आम पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशन हैं, वो मेरे भी वही हैं, आपके भी वही हैं, ठीक है। तो भले ही मैं एज अ पोएट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उनको कॉमन चीज़ें समझ आ जाएंगी। खुशी जी वेलकम टू द क्लास, ठीक है। अब बात की है उसने सब्जेक्ट मैटर की। ये तो हो गया कि इसका पर्पस क्या था, कि कॉमन इंसिडेंट को इंक्लूड कर लिया, कॉमन पर्सन की लैंग्वेज को इंक्लूड कर लिया। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर। लिरिकल बैलेड में किस तरीके का कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट को मैटर किया है। देखो ये कह रहे हैं जो रिच एंड पावरफुल, सिर्फ खुशी का लास्ट आया ना। जब रिच एंड पावरफुल लोग यूज करते हैं तो वो ऐसी कॉमन लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो इनका क्या मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ज़्यादा रिच और पावरफुल ना हो, ठीक है। तो जो लैंग्वेज की बात की गई है वो नॉट सो रिच एंड नॉट सो पावरफुल, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज ना हम्बल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें बहुत सारे भारी भरकम आपने डिफिकल्ट वर्ड्स रख दिए, तो हम्बल एंड रस्टिक फोक के लिए लिखी जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे मतलब इसका पीपल से है, ठीक है। इसका मतलब मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी जगदीप जी, इसका मतलब हो गया रियल लाइफ। जो रूरल लोग हैं ना, बेसिकली इसका जस्ट यही है कि रियल लाइफ के बारे में कह रहा है, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियलिटी ना हो। अंजलि गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा रिच नहीं होना चाहिए। रिच का मतलब ऐसा अमीर से नहीं है, यहाँ पे रिच इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी बोल रहा है। ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि ऐसा नहीं लिखना पोएट को कि बार बार कि कोई अगर आम इंसान पढ़े तो उसको डिक्शनरी के अलावा समझ ना आए, ठीक है। तो नॉट सो रिच एंड पावरफुल की लैंग्वेज थोड़ी हल्की फुल्की हो कि मैं पढ़ूँ मुझे भी समझ आ जाए, कोई छोटा बच्चा पढ़े, मतलब 14-15 के अराउंड पढ़े जिसकी एज हो, उसको भी समझ आ जाए। हम्बल एंड रस्टिंग फोक के लिए लिखा जाना चाहिए, कि उनके लिए नहीं लिखा जाना चाहिए कि जो कॉलेज गए हैं सिर्फ वही समझ सकें, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या बात की है। बेसिकली मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ वैसे तो। हाँ जी, ऑर्डिनरी लाइफ, कॉमन लाइफ के बारे में बताया ना मैंने कि कॉमन डे टू डे लाइफ है, वही चीज़ है ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है, एवलाज कह रहे हैं ल्यूसिडिटी। हाँ जी फरीद अली जी वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। इनका ऐसा मानना था जो लैंग्वेज है, जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज है, यानी कि जो लैंग्वेज कॉमन लोग यूज करते हैं, उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होता है नेचर के साथ, ठीक है। ये नेचर ह्यूमन नेचर भी है प्लस ये नेचर एनवायरनमेंट भी है। उनका ऐसा कहना है कि जब आप किसी नॉर्मल पर्सन को देखोगे और वो जा रहा होगा, अगर उसको चोट लगेगी तो वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें दिखाएगा, ओरिजिनल ही उसके मुंह से वो वर्ड्स निकलेंगे कि मुझे चोट लग गई, ठीक है। किसी पोएट की तरह नहीं, उनका क्रिटिसाइजेशन उनको लिए था जो कि 18th सेंचुरी में थे।
कि वो तो चोट भी लग जाती थी इंसान को या खरोंच भी आ जाती थी, तो इतना डेकोरेटिव या इतना एलैबोरेट करते थे कि वो 15-20 लाइंस में होता था। तो इनका कहने का ये मतलब था कि जो कॉमन लोग होते हैं उनका अपना ही एक क्लोज कनेक्शन होता है, वो चीज़ें पढ़ते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं। मनवीर जी वेलकम टू द क्लास। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, इनकी लैंग्वेज जो है जो ये यूज़ करते हैं ये प्योरीफाइड होती है। प्योरीफाइड का यहाँ मतलब बिल्कुल ओरिजिनल से है, बिल्कुल ओरिजिनल होती है, किसी भी तरीके के उसमें डिफेक्ट नहीं होता। प्लस ये क्या होती है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ऐसा नहीं है डिफेक्ट्स का यहाँ मतलब हैवी वोकैबलरी से है, ये मैं क्लियर कर दूं। डिफेक्ट्स का यहाँ मतलब है हैवी वोकैबलरी, जो कि नियो क्लासेस सिस्टम में बहुत देखने को मिलती है। बोला जी वेलकम टू द क्लास। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कैसे डिस्क्राइब किया है। देखो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉमन लोगों की जो अपनी लैंग्वेज होती है उसका एक बहुत ही नेचर के साथ प्लस इंसान के अपने नेचर के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। ऐसा कहा है उसने, वर्ड यूज़ किया है कि वो लैंग्वेज ज़्यादा प्यूरिफाइड होती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ओरिजिनल होती है बगैर किसी डेकोरेशन के, और वो फ्री होती है डिफेक्ट्स से, कि आप उसमें चाह कर भी कमियां नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप भी वैसे ही खुश होंगे जैसे मैं खुश होती हूँ। ठीक है, उसका ऐसा कहना था। अब उसने पोइट्री के बारे में क्या कहा है, रिचू जी वेलकम टू द क्लास। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड पोइट्री। ठीक है, एक अच्छी पोइट्री क्या होती है, एक बहुत ही फेमस लाइन है इसकी, पोइट्री के बारे में कहा है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। बाकी तो अभी तक किसी का नहीं आया मैसेज। द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि आप अच्छी पोइट्री तब लिखते हैं जब आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं लिखूं, ठीक है, तो उनको अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि आज कोई टॉपिक लेके लिखना चाहिए, बिकॉज आज जो मेंटल फैकल्टी है यानी कि जो ब्रेन है ना, वो वर्ड्स के साथ बहुत प्ले करना चाहता है, यानी कि बहुत अच्छे सेंस अपना यूज़ करना चाहती है। तो ऐसे टाइम में पोइट्री को क्रिएट करना बेस्ट है। हाँ जी, पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। ठीक है, वो कह रहे हैं जब फीलिंग्स होती हैं तो आप किसी भी इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है, काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल में भी हम रहते हैं या कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो एक लेक्चर हुआ देन उनकी सडनली एनर्जी ना लो हो जाती है। अगर उनका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होता तो वो कहते हैं यार आज मन नहीं है। तो सेम इनका कहने का भी यही तरीका है कि जब आपका मन होता है तो पोइट्री क्या है, जो फीलिंग्स है ना आपकी बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं होता तो वो आप ऐसी चीज़ें लिखोगे जो बहुत ज़्यादा डल होंगी। हाँ जी, नीलम जी वेलकम टू द क्लास। जॉट वेलकम टू द क्लास फिर से। तो पावरफुल फीलिंग्स की बात की है, और पावरफुल फीलिंग्स के बाद, हाँ जी वीरपाल जी सही कह रहे हो आप, पोइट्री इज पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ इमोशंस। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है लिखने को, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, पर मैं उसको एक पैटर्न के हिसाब से लगाऊंगी ना। पहले मैं आपको वो बात बताऊंगी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिर मैं उससे रिलेटेड बाकी बातें बताऊंगी। मीनू जी वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। थैंक यू एवलाज। तो ये लाइन बहुत फेमस है और बहुत बार पूछ लेता है कि कहाँ से है। वैसे तो मुझे पता है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो अब तक ये लाइन रट गई होगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में वर्ड्सवर्थ ज़रूर पढ़ाया जाता है, और वर्ड्सवर्थ की शुरुआत ही इसी से होती है, लिरिकल बैलेड से या फिर टिंटन एबे से या फिर कुबला खान। कुबला खान तो खैर कोलरिज का है, लेकिन जहाँ कोलरिज होगा वहाँ वर्ड्सवर्थ भी होगा, नेचर्स पोएट। अब एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि पोइट्री का पर्पस तो इन्होंने बता दिया कि फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे कि पावरफुल फीलिंग्स कहा है, क्या जनरेट करती हैं, इमोशंस।
ये तो स्टार्टिंग हो गई, अब ये एंड की बात कर रहे हैं। जो एंड ऑफ पोएट्री है उसका पर्पस क्या होता है? थैंक यू दीप रमन जी, थैंक यू जगदीप जी। किसी भी पोएट्री का जो लास्ट पर्पस होता है ना, जब बाय द एंड आप उसको खत्म करते हैं, तो वो आपके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस करती है? एक्साइटमेंट। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसे आपको पढ़ के मजा आता है और आपको ये लगे शिट यार खत्म हो गया टॉपिक, तो यानी कि आप और पढ़ना चाहते थे। तो उस राइटर का जो पर्पस था ना किसी भी चीज को लिखने का, वो वहां पे 100% क्या हो गया? अचीव हो गया। ठीक है, हाँ जी, जो रटी हुई है ना, हाँ यही होता है। तो क्या प्रोड्यूस करना है? एक्साइटमेंट। प्लस एक और चीज कह रहे हैं, एक और चीज को एग्जिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्टेंस उसके साथ साथ चलती है। वो क्या है? संदीप जी वेलकम टू द क्लास। विद एन ओवर बैलेंस ऑफ प्लेजर। अब यहां पे इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक नेगेटिव वर्ड यूज किया, ओवर बैलेंस। ये कह रहे हैं कि जब राइटर लिखता है, यानी कि पोएट जब लिखता है, तो वो अपनी एक्साइटमेंट में आके लिखता है कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ जो उसको रीडर रीड करेगा उसको भी मजा आएगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, काफी बार उसका जो बैलेंस होता है ना वर्ड्स का क्या, इमोशंस का, वो साथ साथ चलता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अगर 40 पोम्स में मतलब 40 लाइंस इंक्लूड कर रहा है, तो उसको जो फर्स्ट 5 लाइंस या 10 लाइंस जो इम्पैक्ट छोड़ेंगी, अगर पावरफुल फीलिंग्स का फ्लो टूट गया तो क्या गारंटी है कि रीडर 40 लाइंस पढ़ेगा ही। तो ये जो उसके दिमाग में जो बैलेंस है ना, उसको सोच के चलना पड़ता है कि जो रीडर को मजा पहली 10 लाइंस पढ़कर आया, वही सेम मजा उसको लास्ट तक आना चाहिए। अमन जी वेलकम टू द क्लास। गुरसेवक जी वेलकम टू द क्लास। मनबीर जी कह रहे हैं बट मैम कोलरिज वॉज अ पोएट ऑफ सुपर नेचुरल। वर्ड्सवर्थ, मनबीर जी, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वर टीममेट भी थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। ठीक है, ये आप जहाँ जहाँ पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती तब टूटी थी जब वर्ड्सवर्थ ने जो सिस्टर थी ना उनकी वाइफ की, मतलब कोलरिज की वाइफ की सिस्टर से अफेक्शन चाहते थे वो। ठीक है, तो शादी करना चाहते थे, तो कोलरिज को ये बात बहुत बुरी लगी थी, तब उनकी दोस्ती टूट गई थी। ये बहुत सारी बुक्स में मेंशन है। ठीक है अमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुखवीर जी, थैंक यू जगदीप जी। ठीक है, तो 2 चीजें बताई हैं, एक एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना होता है। दूसरा जो प्लेजर का रेशियो है ना, कि फर्स्ट से लेके 40 तक मेंटेन करे, वो होता है। हाँ जी दीप रमन जी, कलेक्टिविटी लिखी थी। ठीक है, कलेक्टिव वर्क था इनका। और फिर जब कोलरिज ने बायोग्राफिया लिटरारिया लिखा तो उसमें वर्ड्सवर्थ का कोई भी नाम नहीं था। ठीक है, हाँ जी खुशी जी, सारा हचिटसन यही नाम था। ठीक है, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सारा, और उनके साथ जैसे ये घूमने भी जाया करते थे। ओड टू वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन्होंने लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, जिसमें कि वो एक फ्रांस पे जाते हैं, टूर के बारे में है। तो वर्ड्सवर्थ और सारा फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कोलरिज भी गए थे, बट किसी रीज़न से वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनके बैकग्राउंड में ये चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट जो ये बता रहे हैं कि एक थे बहुत ही फेमस पर्सन थे, डॉक्टर विलियम टार्विन। ठीक है, इनकी रेफरेंस हमें मिलती है, इन्हें टार्विन भी कहा जाता है किसी किसी बुक में। तो सेम ही एक तरीके का नाम है, सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है। इन्होंने कहा था, कुलदीप जी वेलकम टू द क्लास। इन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को ना अगर आप डिवाइड करो तो आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। इन्होंने हमारा थोड़ा काम आसान कर दिया। ये क्या कह रहे हैं कि पहला क्या है, पावरफुल फीलिंग्स, कि पहली चीज है पावरफुल फीलिंग्स, कि कोई राइटर तब लिख सकता है या कोई भी पर्सन तब लिखता है जब फीलिंग्स उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सेकंड उन्होंने कहा था, हाँ जी, वर्ड्सवर्थ ने इसीलिए क्रिटिसाइज किया था बिकॉज उनको रियलिटी पता चल गई थी।
ठीक है। हालांकि वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते थे, बट जो उनकी फैमिली के रीजंस थे ना, उनकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोलरिज ने ना सिर्फ फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, बल्कि ये भी कह दिया था वर्ड्सवर्थ को कि घर आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अगर आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड है जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, बहुत अच्छा आपका घर आना जाना है, और सडनली आप कुछ ऐसा हो जाए और आप मना कर दो, तो आप समझ सकते हो कि उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। गुरप्रीत जी, वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट है ट्रैंक्यूल असेसमेंट। यहाँ पे असेसमेंट से इसका मतलब इमोशंस से है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स आप याद कर लो जो इन्होंने बताएंगे, ये भी हमारा काम आसान कर देती हैं। संदीप जी, हम लिरिकल बैलेड्स पढ़ रहे हैं ना, देखो ये टाइटल लिखा हुआ है जो वर्ड्सवर्थ के हैं, वर्ड्सवर्थ टॉपिक कर रहे हैं ना, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में और मास्टर कैडर में दोनों का कॉमन टॉपिक है, और वर्ड्सवर्थ तो आपको पढ़ना ही है। इसलिए मैंने सोचा आज ये ड्राफ्ट जो है ना मैं आपको दे दूं, ताकि 9-10 पॉइंट से आपको पता चल जाए कि क्या बात की है लिरिकल बैलेड्स में। हाँ जी अमन, हाँ जी एवलास, थैंक यू सो मच। थर्ड जो इन्होंने बात की है कि ये जब 2 चीज़ें पोएट के माइंड में क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, तब वो राइट करता है। देखो, राइटिंग का पर्पस पोएट का यही है कि वो किसको प्लीज करना चाह रहे हैं, ऑडियंस को। ऑडियंस को मतलब रीडर को। रीडर कब प्लीज होगा, जब वो आपसे कनेक्टेड फील करेगा। तो पावरफुल फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस का लेवल होना चाहिए, यानी कि जो लेवल जिस स्पीड से वो लिख रहा है ना उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर। ये नहीं कि कोई कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया और पावरफुल कैरेक्टर की ग्रोथ होने ही वाली थी, आपने उसको मार दिया, ठीक है, तो वो फ्लो टूट जाता है रीडर का। तो कह रहे हैं कि माइंड जो है वो क्रिएट करता है, देन वो लिखता है। पहले फीलिंग्स आती है, फिर इमोशंस आते हैं, देन वो राइटिंग करता है। अब इन्होंने पोएट के बारे में जो कहा है, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, अब जो चीज़ रह गई है वो है पोएट, ठीक है। फिर लिरिकल बैलेड्स जो टॉपिक है वो खत्म हो गया आज। तो जो 9-10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया इनको दोबारा से रिविजिट कर लेना। लिरिकल बैलेड सारा कहीं से भी पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। पोएट के बारे में कह रहे हैं कि पोएट कौन होता है, अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये प्लूरल है, यानी कि लार्ज स्केल पे बात हो गई। ये सिंगल मैन है जो कि पोएट खुद है, ठीक है, पोएट हिमसेल्फ। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप बहुत लार्ज नंबर की बात कर रहे होते हो। एज अ रीडर बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं जो लिखूंगा वो किस तक पहुंचना चाहिए, इन लोगों तक। अब इसमें रीडर आ जाते हैं। हाँ जी वीरपाल जी, सिंगुलर टू प्लूरल, हाँ जी, ठीक है, तो ये पोएट खुद है। नेक्स्ट इसने बात की है कि जब पोएट इतने बड़े ग्रुप के लिए लिख रहा है तो उसको मोर सेंसिबल होना चाहिए, यानी कि एंडाउड विद मोर सेंसिबिलिटी, कि उसको समझ होनी चाहिए कि अगर वो गरीबी के बारे में लिख रहा है तो ऐसे वर्ड्स का यूज करे जिससे कि जो रियलिटी है ना वो वाकई में पता चले। अगर उसने किसी पुअर को मेंशन किया है पोएट्री में, ठीक है, और वाकई में पुअर ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि क्या करेगा, पुअर के पास अगर जॉब नहीं है तो वो स्टार्व फील करेगा ना, हंगर होगी उसकी, माल न्यूट्रिशन होगा। तो अगर डिपिक्शन करेक्ट नहीं होगा तो पोएट की सेंसिबिलिटी यानी कि नहीं है, तो लोग अपीलिंग उसको समझेंगे नहीं। हाँ जी वीरपाल जी, यही तो क्वालिटी है जो सेंसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप भी सेंसिबल हैं, आप जो देख रहे हैं एज इट इज़ वही लिख रहे हैं, तो आप भी राइटर हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ इन्होंने ये बोली थी वो ये थी, ग्रेटर नॉलेज। अब इसके बारे में बताओ मुझे, ये लास्ट ही है, हैविंग ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ जी, यहाँ पे आ गई ग्रेट नॉलेज ऑफ, जो सेंसिबिलिटी है ना इसको आप ब्रैकेट में ह्यूमैनिटी कर लो, ठीक है, वही चीज़ हो गई। अब मुझे ये बताओ, ग्रेट नॉलेज ऑफ
जो आप कह रहे हो ना ह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमन नेचर कह रहा है, अलग वर्ड दे दिया उसी चीज को, ठीक है। सेंसिबिलिटी, इसने देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सेंसिबिलिटी है यहाँ पे नॉन लिविंग चीजों के लिए। नॉन लिविंग में जो मुद्दे होते हैं ना, करप्शन हो गया, पॉवर्टी हो गई, हंगर, स्टारवेशन हुआ, वो चीजें आ गई सेंसिबिलिटी में कि इन टॉपिक्स पर लिखना है तो बहुत ज्यादा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। जब ये आया है ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल टर्म्स पे लोग सोचते हैं तो वो अपने लेवल पे उस चीज के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लिविंग बींग्स का नेचर आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। मिस्टर पांडव, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो ऊपर लिखा हुआ है, लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। तो ये जो आज हमने 8 या 9 पॉइंट्स, आई गेस मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे, ये मेजर पॉइंट्स थे लिरिकल बैलेड्स के। अगर आप इनको कहीं नोट डाउन कर लेंगे या लिख लेंगे तो आपको दोबारा इनको एज अ होल पढ़ने की बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम में, अदरवाइज तो आप भूलेंगे ही नहीं। नीरम जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी दीप्रमन जी, वो सिंपैथी रखे लोगों से, लेकिन मतलब सहानुभूति जिसको कहते हैं ना, देखो सहानुभूति रखना अलग बात होती है, लेकिन कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का मजाक बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उसने सेंसिबल या सेंसिबिलिटी वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो बताना चाहता है कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, लेकिन कंट्रोल्ड वे में लिखना है उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो ऐसा लिखना है कि वो बात एज अ पोएट वो लिख रहा है तो आप तक पहुंचे। हाँ जी दीप्रमन जी, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये फिनिश हो गया है। मैं कल मिलूंगी आपके साथ, कल मैं प्रिल्यूड को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिल्यूड, ठीक है। हाँ जी वीरपाल जी, वो तो देखो आप सिंपैथेटिक सोल कह लो, कॉम्प्रिहेंड सोल कह लो, तो जितने भी ये है ना इलेबोरेटेड वर्ड्स, इलेबोरेटेड इन द सेंस कि हम डे टू डे लाइफ में तो यूज़ करते नहीं हैं, तो ये जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, आप ये जो अच्छी क्वालिटी है ये पोएट के साथ इंक्लूड कर सकते हो। बट इसने जो आज ही बताया है ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसके सिंपल नोट्स बना लोगे ना तो भी आपको आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी और कल हम प्रिल्यूड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, और आपसे कहाँ मिलूँगी मैं, उसी चैनल पर, ठीक है, 9 बजे की क्लास में, ठीक है गुरप्रीत जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो आप लोग तब तक। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू एवलाज, थैंक यू सो मच।